हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्काई शार्क्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मुसाफिर बैठे होते हैं और ये प्लेन एक समंदर से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। प्लेन के सारे मुसाफिर किसी भी खतरे से बेफिक्र होकर बातें कर रहे होते हैं और अपना सफर एंजॉय करते हैं। तभी एक छोटी बच्ची अपने डैड से पूछती है कि हमें कितना वक्त लगेगा पहुंचने में। इस पर उसके डैड कहते हैं कि अभी हम समंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं, हमें काफी वक्त लग जाएगा। वो बच्ची फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे वो देखकर दंग रह जाती है। दरअसल उसने आसमान में उड़ते हुए शार्क्स देखी हैं। फिर वो ये बात अपने डैड को बताती है कि मैंने यहाँ आसमान में उड़ती हुई शार्क्स को देखा है, जिसमें उसके डैड बोलते हैं कि शार्क्स तो पानी में होती हैं, तो वो उड़ कैसे सकती हैं। प्लेन में बैठा एक आदमी अपने कैमरे से बाहर की वीडियो बना रहा होता है। उसे भी उड़ने वाली शार्क्स बाहर नजर आती हैं, जिन्हें वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अब तभी हम जहाज के बाहर का सीन देखते हैं। जहाज के आसपास बहुत सारी शार्क्स उड़ रही होती हैं। शार्क्स पर अजीब तरह के लोग भी सवार होते हैं जिन्होंने फौज की वर्दी पहनी होती है। जिसके बाद शार्क्स पर बैठे वो लोग प्लेन के अंदर कूदकर हमला कर देते हैं। पायलट को भी अपने सामने एक बड़ी सारी शार्क मिलती है जो देखकर उसे होश उड़ जाते हैं और अगले ही पल में वो शार्क उन पर हमला कर देती है और उन्हें खा जाती है। शार्क्स पर बैठे लोग जब प्लेन के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो ज़ॉम्बीज़ हैं। अंदर आते ही वो गोलियां चलाने लगते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। वो ज़ॉम्बीज़ फिर बहुत से लोगों के सर काट देते हैं। कुछ लोगों के चेहरों पर जिस्म के अंदर हथियार घुसाकर बहुत बुरी मौत मारते हैं, जिससे प्लेन में हर तरफ खून खराबा होने लगता है। ये सारा खून खराबा सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही नहीं बल्कि इनकी शार्क्स भी कर रही होती हैं, क्योंकि वो भी इनकी तरह जालिम है। तभी एक शार्क एक आदमी पर हमला कर देती है और उसे खा जाती है। ज़ॉम्बीज़ अभी भी नहीं रुकते, किसी का सर काटते हैं और किसी का चेहरा काटते हैं, यानी कि बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। कुछ ही मिनट्स में वो प्लेन का भयानक मंजर बना देते हैं। अब ऐसा होने से प्लेन भी तबाह हो जाता है और क्योंकि यही वो ज़ॉम्बीज़ और उनकी शार्क करने आई थी, तो उनका मिशन पूरा होने के बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये ज़ॉम्बीज़ और शार्क्स कहाँ से आई थी। इस बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब इसके आगे सीन में हमें न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है, जहाँ हम एक प्राइवेट कंपनी को देखते हैं जो अमेरिकन आर्मी के लिए काम करती है। ये आर्मी को सिक्योरिटी कमांडर्स और सिपाही देती है। अब हम इस कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसका नाम रेक्टर है, जो एक प्रोफेसर भी है। उसकी उम्र 105 साल की होती है। वो अपने आप को एक इंजेक्शन लगा देता है, तो कंपनी का असिस्टेंट उसकी उम्र 105 साल के बजाय 75 साल बताता है, यानी कि असली उम्र से बहुत कम है। उम्र कम हो जाने की वजह से वो अब चलने फिरने के काबिल हो गया था और अपनी छोटी बेटी के साथ प्लेन पर होने वाले उस हमले की वीडियो देख रहा होता है। और ये वो वीडियो होती है जो प्लेन के उस मुसाफिर ने अपने कैमरे में शूट की थी। उसमें वो ये समझ पाते हैं कि कोई अजीब ताकत है जो दुनिया को अपने होने का एहसास कराना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम वापस आ गए हैं दुनिया पर राज करने के लिए। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि उसी रेक्टर की बड़ी बेटी होती है, जिसका नाम डेबला है। असल में रेक्टर की कंपनी को इस बर्फीले इलाके में बहुत ही बड़े समंदर के सिग्नल मिले थे, जिन्हें चेक करने डेबला यहाँ पर आई होती है, क्योंकि कंपनी के मुताबिक ये जहाज 100 साल से भी पुराना है, जो जरूर नाजी फौज ने इस्तेमाल किया होगा, यानी कि हिटलर के दौर का होगा। फिर जैसे ही डेबला उस जहाज के पास पहुंचती है तो उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा जहाज पहले कभी नहीं देखा था। वो फिर से इस जहाज के अंदर चली जाती है और चेक करती है। यहाँ उसे बहुत सारी लाशें दिखती हैं। तभी वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आकर के उस पर हमला कर देते हैं, मगर डेबला भी काफी बहादुर होती है। वो भी उनका मुकाबला करती है। एक ज़ॉम्बी जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है तो वो उसके सर पर तेजदार चीज घुसाकर उसका खात्मा कर देती है, जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज़ जिन्होंने उस पर हमला किया था वो मारे जाते हैं। अब तक वो जान चुकी होती है कि ये कोई आम जहाज नहीं है बल्कि कोई तो बात है, इसीलिए वो छुपते छुपाते आगे बढ़ने लगती है। अब डेबला के सर पर एक कैमरा लगा होता है, जिसकी वजह से सब कुछ उसके डैड देख रहे होते हैं। जैसे वो आगे बढ़ती है तो उसे बहुत सारे जहाज दिखते हैं जो काफी पुराने मॉडल के होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये भी कई 100 साल पुराने हैं। वो जब एक कमरे के पास पहुंचती है तो उसे एक बड़ा ही अजीब नजारा दिखता है। उसे हजारों की तादाद में नाजी फौज की वर्दी में ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं जो सब के सब लटके हुए होते हैं। उनको एक मशीन से जोड़ा हुआ होता है। रेक्टर अपनी बेटी से कहता है कि ये मुझे अपने माजी से, अपने गुजरे हुए वक्त से जुड़ा हुआ लगता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। डेबला वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और उसे बहुत बड़ी शार्क दिखती है जो हवा में उड़ रही होती है। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी डेबला पर हमला कर देती है और ये ज़ॉम्बी उन सभी ज़ॉम्बीज़ की कमांडर है। डेबला उसका मुकाबला करती है, लेकिन डेबला उसके मुकाबले थोड़ा कम ताकतवर होती है, इसीलिए वो उसे काफी मार
मारती है और उस पर भारी पड़ जाती है। वो फिर एक इंजेक्शन डेबला को लगा देती है जिससे वो फौरन बेहोश हो जाती है, मगर वो ज़ॉम्बी उसे मारती नहीं बल्कि उसे ऐसे ही जिंदा छोड़कर यहाँ से चली जाती है। जैसे उसे होश आता है तो वो यहाँ से निकलने के लिए बाहर की तरफ भागती है, जहाँ उसे आसमान में वो सारी शार्क्स उड़ती हुई दिखती हैं। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो सारी शार्क्स इनविजिबल हो जाती हैं, यानी कि दिखना बंद हो जाता है। और अब वो जहाज देखते ही देखते बर्फ के अंदर जाने लगता है, जिसके बाद वो भी इनविजिबल हो जाता है। अगले सीन में हमें रेक्टर की कंपनी की लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर डेबला को लाया गया था, क्योंकि उसकी जान वहाँ से बचा ली गई थी। मगर जब से वो होश में आई थी उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। उसे अपने अंदर ज़ॉम्बीज के सिम्टम्स दिख रहे होते हैं, मतलब कि उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे एक ज़ॉम्बी है। असल में ज़ॉम्बी की कमांडर ने डेबला को जो इंजेक्शन लगाया था वो एक ज़ॉम्बी वायरस था, क्योंकि ऐसा करके वो उसे भी ज़ॉम्बी बनाना चाहती थी ताकि हर तरफ उनके बनाए ज़ॉम्बीज हों, इंसानियत को जड़ से ही खात्मा कर दें और दुनिया पर राज करें। अब हम रेक्टर को उसकी दोनों बेटियों के साथ देखते हैं जहाँ ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी रेक्टर की छोटी बेटी कहती है कि आपने कहा था कि यह आपके माजी से जुड़ा हुआ है, तो आज आप हमें अपने माजी के बारे में बता ही दीजिए कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि आपने आज तक अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में हमें कभी नहीं बताया। जिसके बाद रेक्टर उन्हें बताना शुरू कर देता है कि ये बात 1942 की है, जब ब्रिटिश फौज ने जर्मन फौज पर हमला करना शुरू किया था। उन्होंने जर्मन फौज को तहस नहस करके रख दिया था, जिस वजह से जर्मन फौज यानी कि नाजी की फौज ने ब्रिटिश के सामने घुटने टेक दिए और हिटलर ने बदला लेने के लिए फौज के कमांडर से कहा कि प्रोफेसर रेक्टर को कहो कि वो एक ऐसा सीरम, ऐसा वायरस बनाए जिससे जिंदा इंसान बहुत ही जालिम बन जाए और लाशों को दोबारा से जिंदा करके ज़ॉम्बीज बना लें, ताकि वो बगैर दर्द के एहसास के ब्रिटिश फौज का सामना करें और आसानी से उन्हें हरा दें, जिससे जर्मन फौज की जीत हो जाए। और क्योंकि मैं उस वक्त नाजी फौज के लिए एक साइंटिस्ट था, तो आखिरकार मैंने वो सीरम यानी कि वायरस तैयार कर लिया था। मगर क्योंकि हर तरफ से हम पर हमला हो रहा था, जंग का माहौल होता है, तो ऐसे वक्त में मैं इस सीरम का एंटीडोज नहीं बना पाया, यानी कि ऐसी दवा जिससे सीरम के असर को खत्म किया जा सके और लोग दोबारा से नॉर्मल होकर अपनी असली हालत में आ सके। उस वायरस के तैयार होते ही कमांडर इसे इस्तेमाल करने का हुक्म दे देते हैं, जिस पर रेक्टर उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वायरस तो बन गया है मगर इसका इलाज नहीं है, जिस वजह से वो सारे फौजी और लोग जिन्हें ये सीरम दिया जाएगा जो इस वायरस का शिकार हो जाएंगे, उन्हें दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकेगा, जिस वजह से वो लोगों के लिए खतरा बन जाएंगे। मगर ये सब जानने के बावजूद भी कमांडर इसे इस्तेमाल करने का फैसला कर देता है, क्योंकि उन्हें किसी भी जान की परवाह नहीं थी, बस उन्हें जंग जीतनी थी। और प्रोफेसर रेक्टर ने क्योंकि उनके मामले में टांग अड़ाई थी, तो बगावत करने के लिए वो इन्हें गोली मार देते हैं। तो प्रोफेसर खुद को मरते हुए देखकर सीरम खुद को ही लगा देते हैं। अब ब्रिटिश दोबारा से नाजी फौज पर हमला कर देते हैं, जिससे नाजी फौज और भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि इन्हें अभी तक उस सीरम का इस्तेमाल नहीं किया होता। आगे रेक्टर बताता है कि जब 1945 में हिटलर की मौत हुई तो जर्मनी की हालत और भी खराब हो गई, जिसके बाद वो नाजी की फौज और उनके कमांडर पता नहीं कहां गायब हो गए और मैं यहाँ अमेरिका आ गया इंसानियत की मदद करने के लिए और लोगों की भलाई के लिए। फिर मैंने ये कंपनी बनाई क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। सीरम बनाने के बाद मुझे अफसोस था कि शायद मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये सारी बातें सुनकर प्रोफेसर की दोनों बेटियों को उन पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो कहती है कि आज ये सब जो कुछ हो रहा है और उस वक्त जो हुआ आपने बहुत गलत किया, यानी कि गॉड ने जैसे इंसान को बनाया आपने उसे बदलना चाहा और मरने के बाद मुर्दा लोगों के साथ भी गलत किया, उन्हें ज़ॉम्बीज बनाकर, तो इसीलिए आप ही इसका कोई हल निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें नाजी फौज को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज बन चुकी है और उन्होंने न्यूयॉर्क पर भी हमला कर दिया होता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि वो ज़ॉम्बीज फौज और शार्क यहाँ पर आई होती हैं। वो एक नाजी फौज है हिटलर की और 1945 में ये फौज इसलिए गायब हो गई थी क्योंकि उन्होंने ये सीरम ले ली थी। अब ये सारे हालात खबरों में दिखाए जा रहे होते हैं, तभी वो शार्क्स हमला कर देती हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही साथ ये शार्क्स आसमान में उड़ते हुए फ्लाइट्स को भी तबाह कर देती हैं, जिसकी वजह से सारी फ्लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, मतलब कि हवाई सफर रोक दिया जाता है, क्योंकि एक एक करके वो सारे प्लेन्स तबाह हो जाते हैं। इन सारे हालात को देखते हुए रेक्टर अमेरिका के जनरल से वीडियो कॉल पर एक मीटिंग करते हैं और बाद में इस मीटिंग में और भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, जिनमें प्रेसिडेंट, ऑफिसर, शहर के डॉक्टर और कमांडर्स भी शामिल थे। अब इनमें से डॉक्टर बताती हैं कि शार्क्स अब इसीलिए हवा में उड़ पा रही हैं क्योंकि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें इनके जिस्म के कुछ चीजों को बदल कर इन्हें इस काबिल बनाया गया है कि वो पानी के बाहर हवा में उड़ सकती हैं। ये तजुर्बा बहुत ही बड़ा है जिसमें शार्क के पूरे निजाम को उल्टा करके उन्हें आसमान में जिंदा रहने के काबिल बनाया है। और तो और जो इंजन इनके जिस्म पर लगाया गया है उसकी मदद से वो जमीन से 4000 फीट की बुलंदी पर उड़ सकती हैं। इस एक्सपेरिमेंट की
वजह से शार्क्स का जिस्म इतना मजबूत हो गया है कि उनके जिस्म पर किसी भी गोलीबारी का कोई असर नहीं होगा, जिसका मतलब साफ है कि हमें भी इन जैसे ही हैवान और राक्षस बनाने पड़ेंगे जिन्हें हम कंट्रोल करके इन पर हमला करवाएंगे। ये सुनकर ऑफिसर मना कर देते हैं कि इस मुश्किल से निकलने का ये कोई अच्छा फैसला नहीं है जिसमें कि हमें एक राक्षस को मारने के लिए दूसरा राक्षस बनाना पड़े, क्योंकि अगर वो राक्षस जिसे हम कंट्रोल करेंगे वो हमारे काबू से बाहर हो गया तो तब हम क्या करेंगे। तभी हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट और जनरल ये चीज करने की इजाजत दे देते हैं। वो रेक्टर को कहते हैं कि तुम्हें इजाजत है, बना लो राक्षस जो इन सबको खत्म कर दे। काफी दिन के बाद जब फ्लाइट खुलती है तो काफी रश होता है और फ्लाइट में देर भी हो गई होती है, जिस वजह से वहाँ बैठे मुसाफिरों को काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब तभी एक औरत देखती है कि न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट बिल्कुल तैयार है, जो देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जाने वाले सारे मुसाफिर प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये प्लेन अपनी मंजिल यानी कि न्यूयॉर्क जाने के लिए उड़ जाता है। उधर रेक्टर के खाने पर उसकी दोनों बेटियां और बहुत सारे कमांडर्स ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करने के लिए उस न्यूयॉर्क जाने वाले प्लेन का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नाजी ज़ॉम्बीज़ इस प्लेन पर भी जरूर हमला करेंगे। जिसका मतलब साफ था कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस प्लेन को चारा बनाकर हवा में उड़ा दिया है और अब नाजी फौज उस प्लेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। प्लेन में बैठे सारे मुसाफिर किसी भी खतरे से बेखबर होकर बैठे होते हैं और फिर सभी लोगों को बाहर आसमान में ज़ॉम्बीज़ और शार्क दिखती हैं, जो देखकर प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग काफी डर जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी वो गोलियां चलाकर बहुत ही लोगों को मार देते हैं। बड़ी बेरहमी से वो लोगों को मारने लगते हैं, बहुत सारे मुसाफिरों का सर काट देते हैं, जिसके बाद प्लेन में आग लग जाती है। देखते ही देखते वो पूरा प्लेन तबाह हो जाता है। कुछ लोग जो बच जाते हैं वो प्लेन से बाहर गिर रहे होते हैं। कुछ बेचारे ऐसे थे जो ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो रहे थे और अब प्लेन पूरी तरह से तबाह होकर टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। दूसरे प्लेन में कमांडर रेक्टर की बेटी को एक बॉक्स देता है। वो कहता है कि इसमें वायरस का एंटीडोट है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि डेबला भी ज़ॉम्बी बन जाए और अपने काबू से बाहर हो जाए, तो उसे लगा देना। जिसके बाद उसकी बेटी रेक्टर से बात करती है और कहती है कि अगर ये आपने एंटीडोट पहले बनाया होता तो शायद आज सब कुछ ठीक होता, दुनिया इतने खतरे में ना पड़ी होती। रेक्टर उसे कहता है कि ये सब करना मेरी मजबूरी थी और कहते हैं कि अब जो हम ये करने जा रहे हैं मैंने वो कभी करने का नहीं सोचा था, क्योंकि इसके बगैर उनका मुकाबला करना मुश्किल है। हो सकता है कि मैं कोई राक्षस बना दूं। अब इनकी बातें चल रही होती हैं कि तभी नाजी ज़ॉम्बीज़ इनके प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। वो उन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी डेबला ज़ॉम्बी बन जाती है और जाकर प्लेन का दरवाजा खोल देती है। जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ प्लेन के अंदर आने लगते हैं। अंदर आते ही वो सब लोगों पर हमला कर देते हैं, मगर वो ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनसे लड़ना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे कमांडर्स को भी अपना शिकार बना लेते हैं। अब डेबला जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और बाकी वाले कमांडर्स के साथ भी लड़ने लगती है। अब ये देखकर डेबला की छोटी बहन उसे एंटीडोट वाला इंजेक्शन लगा देती है। तभी हम बाहर का नजारा देखते हैं, जहाँ अचानक से एक काफी बड़ी शार्क आ जाती है और ये शार्क दूसरी शार्क्स को खत्म करने लगती है। साथ ही साथ ये कुछ शार्क्स को अपने अंदर ही समा रही होती है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि ये शार्क असल में रेक्टर ने ही बनाई है और वही इसे कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं भी एक राक्षस बनाऊंगा, यानी कि राक्षस को मारने के लिए उसने राक्षस बना ही लिया। कमांडर्स मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। अंदर डेबला भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मरे हुए सारे ज़ॉम्बीज़ शार्क नीचे पानी में गिरने लगते हैं। ये नजारा देखकर आर्मी जनरल बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये देखने के लिए वो कब के बेताब थे, कब से इस वक्त का वो इंतजार कर रहे थे। ये देखकर रेक्टर भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ इन्होंने जो मिशन शुरू किए थे वो कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा से नाजी जहाज को हम देखते हैं, यानी कि वही जहाज जो हमने शुरुआत में देखा था, जिसमें डेबला गई थी। जहाज के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, क्योंकि ये नाजी की पूरी फौज थी, जिन्हें उनकी कमांडर हुक्म दे रही होती है कि दुनिया को तबाह कर दो। जिससे ये बात साफ हो जाती है कि रेक्टर और उसकी टीम ने उन ज़ॉम्बीज़ और शार्क्स को मारकर इस जंग को जीता नहीं है, बल्कि असली जंग तो अब शुरू हुई है और ये जंग बहुत ही भयानक होगी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ही राक्षस होंगे और रेक्टर एक के बाद एक राक्षस बनाएगा उनका खात्मा करने के लिए, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। उसके पास ऐसी ताकत है कि वो बूढ़ा नहीं हो सकता और ना ही वो मरेगा, क्योंकि उसने वो इंजेक्शन लगाया होता है, जिसके बाद वो ठीक तो हो गया था, मगर उसके अंदर कुछ अलग ही ताकतें आ गई थी और अब इंजेक्शन लगाकर वो अपनी उम्र छोटी करता रहता है। और जैसा कि उसने फैसला किया था कि वो दुनिया की मदद करेगा, इंसानियत को बचाएगा, तो अब ऐसा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।